गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दैट इज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में बात कर लिया था, और जो वेरियस अलग अलग टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन हमने किया था। तो अलग अलग टाइप के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स एंड आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, और इनकी करके हमने सभी की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, और मेनली हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाई करनी है अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हिच आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली पढ़ना यहाँ पर यह है कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें हमने डिस्कस किया था कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो उस रेगुलर अरेंजमेंट का पैटर्न क्या है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है, उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, क्या पैकिंग एफिशिएंसी है, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके हमको बात करनी है। तो आइए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पैकिंग इन सॉलिड्स। पैकिंग इन सॉलिड्स कंटेनिंग वन टाइप ऑफ पार्टिकल। पैकिंग इन सॉलिड्स कंटेनिंग वन टाइप ऑफ पार्टिकल। वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मेरा मीनिंग यहाँ पर यह है कि जितने भी पार्टिकल्स उस सॉलिड में हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, सबका साइज सेम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूं कि साइज सेम है तो इस लिस्ट में आयनिक सॉलिड्स आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, कटायन होता है, अनायन होता है, और दोनों का साइज अलग अलग होता है। तो जब मैं पैकिंग की बात करूं, पैकिंग मतलब हो गया अरेंजमेंट, कैसे पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं। एंड वन टाइप ऑफ पार्टिकल का मीनिंग हो गया कि ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ द सेम साइज। ठीक है, तो इस लिस्ट में आयनिक सॉलिड एक्सक्लूड हो गया, आयनिक सॉलिड इस लिस्ट में नहीं आ पा रहा है। कौन कौन आ पा रहा है इस लिस्ट में? आप आ रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, जैसे मान लो क्लोरीन सॉलिड है तो उसमें सारे पार्टिकल्स Cl2 हैं। ठीक है, और इस लिस्ट में आप आ रहे हैं मेटालिक सॉलिड्स, और इस लिस्ट में आप आ रहे हैं कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, जिसमें सारे पार्टिकल्स सेम साइज के हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स यहाँ पर नहीं काउंट किए जाएंगे, क्योंकि आयनिक सॉलिड जैसे NaCl हो गया, तो NaCl में एक Na प्लस होता है, एक Cl माइनस है, एक कटायन है, एक अनायन है, तो दोनों का साइज अलग अलग होता है। तो उनके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं पार्टिकल्स, पैकिंग इन सॉलिड्स कंटेनिंग वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग एग्जैक्ट पैकिंग पर आए, हमको कुछ बेसिक पॉइंट्स, मतलब बहुत ही फंडामेंटल बेसिक बातों के बारे में जान लेना है जल्दी से। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। नंबर वन पॉइंट ये है कि हम लोग पार्टिकल को क्या मानेंगे। पार्टिकल सुन के आपके मन में क्या आता है? तो पार्टिकल्स जो है वो सुन के मेरे मन में तो भाई स्फीयर आता है, तो आई होप कि आपके मन में भी वही आ रहा होगा। ठीक है, तो पार्टिकल्स जब मैं वर्ड यूज करूंगा तो पार्टिकल के लिए हम लोग उनको स्फेरिकल मान लेंगे। पार्टिकल्स विल बी कंसिडर्ड, पार्टिकल्स विल बी कंसिडर्ड as spheres, particles will be considered as spheres of some radius r। ठीक है, किसी रेडियस r के स्फीयर्स हम लोग मानेंगे पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स विल बी कंसिडर्ड एज स्फीयर्स ऑफ सम रेडियस r। सेकेंड पॉइंट, कई बार ये शब्द हमको दिखाई देगा लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट क्या होता है भाई? लैटिस पॉइंट इज यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, लैटिस पॉइंट क्या करता है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के बारे में हमें बताता है। इट इंडिकेट्स द पोजीशन, ये एस लिखा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, राइट। तो जैसे क्या होगा, हम लोग बार बार पूरे बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट दिखा देंगे वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि मेरे पास एक ये क्यूब है लेटस से। ठीक है, और इस क्यूब में किसी कॉर्नर पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, तो पार्टिकल तो पूरा का पूरा एक स्फीयर होगा आर रेडियस का। ठीक है, लेकिन हम लोग बार बार हर जगह मान लो ऐसा हर कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बार बार स्फीयर नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वहां पर एक डॉट लगा देंगे इस तरह से। तो ये जो डॉट आप लगा रहे हो, इस डॉट को बोला जाता है लैटिस पॉइंट। ये बात ध्यान रहे, लैटिस पॉइंट इज नॉट द पार्टिकल, इट इज द सेंटर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये लैटिस पॉइंट जो है, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, राइट। एक्चुअल में जहां पर भी लैटिस पॉइंट है वहां पर एक पार्टिकल है पूरा आर रेडियस का,
लेकिन बार बार वो पार्टिकल बनाना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, तो हम लोग पार्टिकल ना बना करके सिंपली वहां पर एक लैटिस पॉइंट लगा देते हैं। चलिए, तो थर्ड डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं। द थर्ड डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, या फिर सिंपली इसको लैटिस भी बोल दिया जाता है, क्रिस्टल लैटिस या सिंपली लैटिस। तो क्या है भाई, क्रिस्टल वर्ड तो भाई देखिए डिराइव्ड है फ्रॉम द वर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। और व्हाट इज अ लैटिस, मतलब सॉलिड का लैटिस क्या है। तो जैसे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़ा ये बात प्रीवियस क्लास में भी, कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनका एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट है। तो क्रिस्टल लैटिस हम लोग किसे बोलते हैं कि इट इज द रेगुलर एंड रिपीटिंग, द रेगुलर एंड रिपीटिंग मतलब जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, बिकॉज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देयर इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। द रेगुलर एंड रिपीटिंग 3 डायमेंशनल 3D अरेंजमेंट, द रेगुलर एंड रिपीटिंग 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स, क्योंकि हम बार बार पार्टिकल नहीं बनाएंगे, हम सिंपली लैटिस पॉइंट बना देंगे, ठीक है। The regular and repeating 3D arrangement of lattice points in space is called the crystal lattice. ये उस क्रिस्टल का लैटिस है। The regular and repeating 3D arrangement of lattice points in space is called the crystal lattice, या फिर सिंपली आप इसको लैटिस भी बोल सकते हैं, बार बार क्रिस्टल वर्ड लगाना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया भाई क्रिस्टल लैटिस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लैटिस पॉइंट्स एक के बगल में एक रेगुलर पैटर्न में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये लैटिस पॉइंट, अब हम तो क्या 2D में बना सकते हैं, बट इसी को समझ लीजिए 3D में है। तो रेगुलर एंड रिपीटिंग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो ये इस तरह से मान लीजिए लैटिस पॉइंट्स का हमने रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट एक बना दिया। तो बस ये होगा, इसी को मान लीजिए सामने की तरफ भी खींच दीजिए, पीछे की तरफ भी खींच दीजिए। तो ये जो चीज आपने बनाई है रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ डेफिनेशन आती है लैटिस, सॉरी फोर्थ डेफिनेशन आती है यूनिट सेल। तो फोर्थ डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो व्हाट इज अ यूनिट सेल। यूनिट सेल बेसिकली क्या होता है, पहले इसको नोट करते हैं, फिर इसको मैं थोड़ा सा समय लेके समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। इसको डेफिनेशन नोट करिए पहले फटाफट। The smallest part, the smallest part of the lattice, the smallest part of the lattice, which on translation, which on translation, ट्रांसलेशनल मोशन समझते होंगे आप, रोटेशन नहीं होना चाहिए। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब एक लाइन के लॉन्ग हो रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट। The smallest part of the lattice which on translation parallel to its edges, parallel to its edges, ठीक है, and by distance, and by distance equal to the edge length, and by distance equal to the edge length generates the entire lattice। मतलब देखिए भगवान ने क्या किया, लैटिस बना दिया। अब लेकिन उस पूरी इनफाइनाइट लैटिस को आप बार बार तो बना नहीं सकते हो, तो आपने क्या किया कि स्टडी करने के लिए उस लैटिस का एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर लिया कि भाई हम अपनी पढ़ाई जो है इसके बारे में करेंगे, ठीक है। और इसी अरेंजमेंट को हम बार बार स्पेस में अगर खिसका दें तो वो पूरा लैटिस जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो वो जो छोटा हिस्सा है जिसको आपने अंडर ऑब्जर्वेशन ले लिया, उसी छोटे हिस्से को बच्चों बोला जाता है यूनिट सेल, ठीक है। So the smallest part of the lattice which on translation parallel to its edges and by distance equal to the edge length generates the entire lattice is called the unit cell, is called the unit cell। इसी को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन है, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आपको थोड़ा सा यूनिट सेल का और मीनिंग समझाता हूँ डिटेल में। जैसे मान लीजिए ये एक लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट है, दिस इज अ लैटिस, ठीक है। तो अभी क्या है
कि सपोज करिए कि मैंने इन 4 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इन 4 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो मान लीजिए कि सभी डिस्टेंसेस बराबर हैं अगर, तो ये एक स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री है, एंड लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज आल्सो ए। रेक्टेंगल भी हो सकता है, ए और बी अगर अलग अलग हुआ तो रेक्टेंगल हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कैसा यूनिट कैसा लैटिस है। तो अभी मान लो एक बार ये स्क्वायर है, चलो कहीं समझने के लिए बात मान लेते हैं, ठीक है। सो अभी क्या है कि इस स्क्वायर को मैं इसकी एजेस के पैरेलल, ठीक है, डेफिनेशन को आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, which on translation parallel to its edges, parallel to its edges and by distance equal to the edge length, ठीक है। तो मैं इस स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर मैंने बनाया, मान लो एक के ऊपर एक के ऊपर एक खूब सारे इस तरह से स्क्वायर्स रखे हुए हैं, तो इन स्क्वायर्स को अगर मैं पूरी रीजन में स्प्रेड आउट कर दूं, फैला दूं ऊपर नीचे, तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटा हिस्सा हमने बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर अरेंजमेंट इज नोन एज द यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा, ये जो यूनिट सेल अभी मैंने सेलेक्ट करी है, इस यूनिट सेल में अगर आप गौर से देखें तो जो लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। तो ऐसी यूनिट सेल को हम लोग सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अभी लिखूंगा मैं डेफिनेशन, पहले समझ लीजिए। If the lattice points of the unit cell are only present at the corner, then the unit cell is called a simple or a primitive unit cell, ठीक है। अच्छा, इसी अरेंजमेंट के लिए I could have selected one more unit cell, जैसे मान लीजिए मैं इस तरह का यूनिट सेल ले लूं, मतलब बहुत सारे यूनिट सेल ले सकता हूं, है ना। तो ये वाला यूनिट सेल अगर मैं ले रहा हूं, तो इसको भी तो ट्रांसलेशन करने से पूरा अरेंजमेंट जनरेट हो जाएगा ना भाई, ये भी एक स्क्वायर जैसा ही बन रहा है, ठीक है। अब सपोज करो कि इस स्क्वायर को ऊपर खिसका दो, तो ऊपर खिसकाओगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, मैंने बनाए 4-5 ही डॉट है क्योंकि जगह की कमी है, लेकिन वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको मानना है पूरा इंफिनिटी तक ये अरेंजमेंट जा रहा है। तो जैसे ही एक स्क्वायर रखा हुआ, इस स्क्वायर को मैं ऊपर अगर खिसका दूं तो ये वाली चीज आ जाएगी, फिर इसको नीचे खिसका दूं, तो नीचे खिसका दूं तो आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो यूनिट सेल हमने बच्चों ली है, इस यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे होने के साथ साथ यूनिट सेल के अंदर भी है, ठीक है। तो ऐसी यूनिट सेल को हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सो इफ द लैटिस पॉइंट इज प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, अभी मैं लिखूंगा पूरी बात, बट पहले यहाँ पे फिगर कंप्लीट कर देता हूँ। सो दिस इज नोन एज सिंपल, सिंपल या फिर इसके लिए और नाम होता है प्रिमिटिव, सिंपल या फिर प्रिमिटिव मतलब लैटिस पॉइंट ओनली एट कॉर्नर। और ये वाली जो यूनिट सेल है, इसके लिए नाम यूज किया जाता है सेंटर्ड, मतलब लैटिस पॉइंट इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स में तो होगा ही होगा, बट इट इज आल्सो विद इन द यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर भी है। तो एक बार फटाफट से मैं ये जरा ये दोनों डेफिनेशंस नोट डाउन कर देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में, ऑलराइट, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में पहली टाइप की जो हमने पढ़ी, सिंपल या फिर प्रिमिटिव, सिंपल या फिर प्रिमिटिव, ये एम लिखा है, ठीक है। सो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल है जहां पर लैटिस पॉइंट्स आर ओनली एट corners of unit cell, lattice points are only at corners of unit cell, इसको बोलते हैं सिंपल या फिर प्रिमिटिव, ऑलराइट। और दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड सेकेंड टाइप की हो गई सेंटर्ड। So what happens in a centered unit cell is that the lattice points are present, the lattice points are present, ठीक है, the lattice points are present at corners as well as within the units, as well as within the unit cell। तो कॉर्नर पर भी है और यूनिट सेल के अंदर भी है। तो ऐसी यूनिट सेल को
हम लोग सेंटर्ड बोलेंगे, और इस तरह की यूनिट सेल को हम लोग सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल का नाम देंगे। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात। अच्छा, फिर यूनिट सेल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कभी भी एग्जाम में ट्रू फॉल्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो उनको जस्ट मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख दे रहा हूँ। तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट फॉर द सेम अरेंजमेंट, देखिए यूनिट सेल टोटली यूजर डिफाइंड चीज है। यूजर डिफाइंड मैं कह रहा हूँ मतलब इंसान यूनिट सेल सेलेक्ट कर रहा है, भगवान ने तो अरेंजमेंट बना दिया, अब उसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए उसका एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म स्टडी करने के लिए यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो फॉर द सेम अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट एक ही है बट यूनिट सेल एक से ज्यादा हो सकता है। फॉर द सेम अरेंजमेंट more than one type of unit cell is possible. For the same arrangement more than one type of unit cell is possible. एक ही अरेंजमेंट के लिए एक से ज्यादा प्रकार की यूनिट सेल बना पाना संभव है। सेकेंड पॉइंट, यूनिट सेल का केवल और केवल ट्रांजिशनल मोशन कराना है, रोटेशन ऑफ द यूनिट सेल इज नॉट अलाउड। जैसे फॉर एग्जांपल इसी अरेंजमेंट के लिए, एक बार यहाँ जगह खत्म हो गई, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ, हाँ, रोटेशन ऑफ यूनिट सेल इज नॉट अलाउड। यूनिट सेल का रोटेशन करना अलाउड नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो इसी अरेंजमेंट को लेट अस ड्रॉ इट वंस मोर। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट एक बार वही स्क्वायर वाला फिर से बना लेते हैं, कुछ 3-4 पार्टिकल्स हम लोग बनाते हैं जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, अभी इसमें क्या किया कि किसी बच्चे ने बोला कि सर हम यूनिट सेल जो है वो ऐसी ले लेंगे, हम ये यूनिट सेल लेने जा रहे हैं, ये ट्रायंगुलर यूनिट सेल। ठीक है, और इसी को सर देखिए हम लोग, जैसे ये एक ट्रायंगल है तो सर इसी ट्रायंगल को फिर मैं रोटेट कर दूं तो देखिए ये ट्रायंगल आ गया, फिर इसी को मैं सीधा कर दूं तो सर देखिए ये ट्रायंगल आ जाएगा, है ना। तो ऐसे 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 करके सर पूरा अरेंजमेंट जनरेट हो जाएगा। तो ये बकवास करना अलाउड नहीं है। रोटेशन ऑफ द यूनिट सेल इज नॉट अलाउड, इट कैन ओनली बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इट्स एजेस एंड बाय डिस्टेंस इक्वल टू द एज लेंथ। ठीक है, एंड फाइनली द थर्ड पॉइंट इज दैट जनरली यूनिट सेल सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा होता है, बट अगेन दिस कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, जनरली सबसे स्मॉलेस्ट होता है बट दिस इज नॉट एसेंशियल। जैसे आप इसी अरेंजमेंट के लिए यार बड़ा स्क्वायर ले लो एक, है ना, तो ये वाला बड़ा स्क्वायर ले लोगे तब भी तो जनरेट हो जाएगा अरेंजमेंट। ठीक है, इसको भी फैला फैला के पूरा जगह पे घुमा दो, बन जाएगा। तो टोटली क्या है, व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिट सेल वो लेना चाहता है। तो जनरली यूनिट सेल is smallest, but this condition is not essential, जरूरी नहीं है कि स्मॉलेस्ट ही हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग अब ये सब बेसिक बातें करने के बाद स्टार्ट करते हैं एक्चुअल पैकिंग। ठीक है, तो पैकिंग इन सॉलिड्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वैसे तो देखिए, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, सबका साइज सेम। अलग अलग साइज के पार्टिकल आते हैं आयनिक सॉलिड्स के केस में। ठीक है, तो वैसे तो कोई भी पैकिंग जो है वो 3 डायमेंशंस में होती है। ठीक है, बट हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए 1 डायमेंशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1D से पहले 2D में जाएंगे, फिर 2D से 3D में जाएंगे। द फाइनल पैकिंग विल इन रियलिटी विल ऑलवेज बी इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, बट जस्ट टू बिल्ड अप आवर कॉन्सेप्ट हम लोग 1D से स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो 1 डायमेंशन में किस तरह से पैकिंग होगी।
तो भाई अब वन डायमेंशन में मान लो आपको पैकिंग करनी है, तो वन मतलब जितने भी लैटिस पॉइंट्स सब एक ही लाइन के अलावा होना चाहिए। तो जैसे सपोज करो आपके पास स्फीयर्स पड़े हुए हैं आर रेडियस के, ठीक है, तो इन सब स्फीयर्स को सब सेम साइज के हैं, तो एक दूसरे से आपको मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग करनी है। मतलब एफिशिएंट पैकिंग का मतलब होता है कि कोई खाली जगह नहीं बचनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना, मतलब मिनिमम स्पेस का वेस्टेज होना चाहिए, ऐसे समझो, ठीक है। तो इन सबको एक दूसरे से टच कर जाओ, आप रख दो, तो यही सबसे अच्छा काम कर सकते हो आप, सारे स्फीयर्स एक दूसरे से टच कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है, अगर ये तो हमने पार्टिकल बना दिए, अगर लैटिस पॉइंट बनाओ तो लैटिस पॉइंट में तो क्या किया जाता है, केवल और केवल सेंटर दिखा दिया जाता है। तो इस तरह से आ जाएंगे लैटिस पॉइंट्स, ठीक है, इस तरह से लैटिस पॉइंट्स आ जाएंगे। सो दिस इज, इसको बोलोगे क्या, दिस इज क्लोज पैकिंग इन 1D, ठीक है। इस तरह से लैटिस पॉइंट्स आप लगा दोगे तो ये अरेंजमेंट आपका आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दो लैटिस पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस से कि वो अगर आर है, सॉरी ए है, तो a इज इक्वल टू 2r लिखा जा सकता है, बहुत कॉमन सेंस की बात है ये, है ना, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। फिर इसके बाद अगर मैं इस a की वैल्यू बता दूं, तो इस पूरे अरेंजमेंट को सोचा जा सकता है। भाई हमको दो लैटिस पॉइंट्स के बीच की बस दूरी चाहिए, मान लो मैं बोल दूं कुछ भी है, 2 एंगस्ट्रॉम है, 3 एंगस्ट्रॉम है, जो भी है, तो आप उसके बाद क्या, पीछे खींच दो और उसको आगे खींच दो, तो पूरा अरेंजमेंट जो है वो क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको 1D की यूनिट सेल स्पेसिफाई करने के लिए, 1D में यूनिट सेल स्पेसिफाई करने के लिए हमको सिर्फ एक पैरामीटर की जरूरत है, ओनली वन पैरामीटर। 1D में यूनिट सेल को स्पेसिफाई करने के लिए we need only one parameter. What is that parameter? It is the value of a. a की वैल्यू बता दो, बस काम खत्म हो गया, पूरा अरेंजमेंट जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ये पैकिंग जो है ये बेस्ट पैकिंग है 1D में, इससे अच्छा काम हम कुछ कर नहीं सकते, मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग है। इसलिए जो मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग होती है उसको क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है। सो दिस इज नोन एज क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, द क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मान लो अरेंजमेंट कोई इस तरह से कर दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन या लूज अरेंजमेंट, ओपन या लूज अरेंजमेंट इन 1D, जिसमें स्फीयर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे, ओपन और लूज अरेंजमेंट इन 1D। तो उसमें क्या होगा कि ये स्फीयर्स जो है ये टच नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह इसमें खाली जगह है बीच बीच में। अच्छा, दो स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर ही रहना चाहिए, ऐसा मत सोचिएगा कि सर एक को 4 सेंटीमीटर पे रखे, फिर इसको 1 सेंटीमीटर पे रखे, फिर 10 सेंटीमीटर पे रखे, तब तो ये रेगुलर अरेंजमेंट ही नहीं है। और रेगुलर अरेंजमेंट नहीं तो स्टडी क्यों कर रहे हो फिर, हम लोग तो रेगुलर अरेंजमेंट को स्टडी कर रहे हैं ना। तो इस टाइप की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ओपन और लूज अरेंजमेंट, ये लैटिस पॉइंट्स हो गए। और यहाँ पर भी अगर मैं सिंपली बस a की वैल्यू बता दूं तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। सो दिस विल बी a and over here the value of a will be greater than 2r, definitely ऐसा बोला जा सकता है because the particles are not touching। so इसको हम लोग बोलेंगे open या loose arrangement in 1 डायमेंशन। close packing उसे बोलते हैं जो most efficient होती है, और अगर खाली जगह बची हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन या फिर लूज अरेंजमेंट। तो ये हो गया 1D में, बस इतना ही हो सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पैकिंग इन 2D, पैकिंग इन 2D, राइट। तो 2D की जो पैकिंग होगी, तो 2D में पहले यूनिट सेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2D की यूनिट सेल के लिए हमें कितने पैरामीटर चाहिए होंगे, क्या चीज चाहिए होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2 डायमेंशंस में हम लोग हैं, ठीक है, तो ये लैटिस पॉइंट्स हो गए अलग अलग। तो 2D में एक जनरल यूनिट सेल के बारे में बात करें, तो जैसे मान लो ऐसी यूनिट सेल आपने ले ली, तो 2D की यूनिट सेल स्पेसिफाई करने के लिए हमको क्या क्या बताना होगा, ठीक है। तो इस तरह से सपोज करिए हमने यूनिट सेल एक सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अगर 2D में एक जनरल यूनिट सेल के बारे में हम लोग बात करें, तो 2D की जो जनरल यूनिट सेल है वो एक पैरेललोग्राम होगी, ठीक है, पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम होती है 2D की यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इन 2D इज अ पैरेललोग्राम। और 2D की यूनिट सेल को स्पेसिफाई करने के लिए आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? एक तो ये ए बताना पड़ेगा, दूसरा ये बी बताना पड़ेगा, ठीक है, या इसको ऐसे कर देते हैं, एक तो ये ए बताना पड़ेगा, दूसरा बी बताना पड़ेगा, और तीसरा इनके बीच का एंगल बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, ये ए, ये बी और अल्फा। एंड 2D की यूनिट सेल इज अ पैरेललोग्राम एंड 3 पैरामीटर्स आर नीडेड, 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड to specify the unit cell, to specify the unit cell। 3 पैरामीटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। 3 पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? वो होंगे ए, बी और अल्फा। दो तो साइड होंगे और एक एंगल होगा। ये दोनों ए और बी साइड है और अल्फा एंगल है ना। ये जब सारी चीजें बताओगे तभी एग्जैक्ट शेप आ पाएगा पैरेललोग्राम का। So unit cell in 2D is a parallelogram and 3 parameters are required. 3 parameters are required to specify the unit cell. 2 are sides and 1 is the angle. अब इसमें अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन ए, बी और अल्फा का वैल्यू यू कैन हैव वेरियस कॉम्बिनेशंस। जैसे इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आपकी यूनिट सेल स्क्वायर बनेगी, ठीक है। अब ये सब यार मत पूछ लेना कि सर ये स्क्वायर क्यों हो गया, तो ये 10वीं पास करके तब 11वीं 12वीं पढ़ाई की जाती है, इसीलिए, ठीक है। अगर ए नॉट इक्वल टू बी है और अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, इतना तो पता होना चाहिए भाई। अगर ए इक्वल टू बी है और अल्फा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये रोम्बस बन जाएगा। और अगर ए नॉट इक्वल टू बी है और अल्फा 90 डिग्री भी नहीं है तब फिर ये एक जनरल पैरेललोग्राम रहेगा। बाकी सब ये पैरेललोग्राम के परिवार के हैं ना, खास प्रकार के पैरेललोग्राम होते हैं ये, तो तब ये एक नॉर्मल पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये हो गई 2D की यूनिट सेल के बारे में बात। नेक्स्ट हम लोग 2D में दो प्रकार के अरेंजमेंट जिनकी अक्सर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द स्क्वायर पैक्ड अरेंजमेंट इन 2D। द स्क्वायर पैक्ड अरेंजमेंट, द स्क्वायर पैक्ड अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में स्क्वायर पैकिंग कैसे होती है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है आपके सामने, ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं द स्क्वायर अरेंजमेंट। अभी इस वर्ड को आप इग्नोर करिए फॉर द टाइम बीइंग। इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं द स्क्वायर अरेंजमेंट इन 2D, ठीक है, इन 2 डायमेंशंस। इसको हम लोग स्क्वायर अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या किया है हमने? हमने पहले 1D वाली बॉल्स को रखा, 1D वाले पार्टिकल्स को रखा, ठीक है, और दूसरी लेयर को, मतलब दूसरी लेयर क्या बोले, दूसरी रो को, ये पहली वाली रो है ना, दिस इज द फर्स्ट रो। और 1D से जब 2D में गए तो दूसरी रो को हमने जस्ट एग्जैक्टली बिलो द फर्स्ट रो रख दिया। इसके लैटिस पॉइंट के नीचे ये आ गया, इसके लैटिस पॉइंट के नीचे ये आ गया, इसके लैटिस पॉइंट के नीचे ये आ गया। तो इस तरह से लैटिस पॉइंट्स आए चले जा रहे हैं स्पेस में, और 2D में है, अभी हम 3D में नहीं गए। तो इस प्रकार की जो पैकिंग हुई है 2D में, इसको हम लोग स्क्वायर अरेंजमेंट बोलते हैं। स्क्वायर अरेंजमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे जनरली एक स्क्वायर यूनिट सेल लेकर के समझा जाता है। अगर आप इस यूनिट सेल को लेंगे तो आपको ये स्क्वायर नजर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसके बारे में अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, तो इस अरेंजमेंट में देखिए क्या हो रहा है। हाँ, तो इस अरेंजमेंट में क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये हमारी एक स्क्वायर यूनिट सेल हो गई। अच्छा, फिर हम लोग किसी भी यूनिट सेल के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज नोन एज जेड, ठीक है, जेड बोलते हैं जिसे। जेड का मतलब क्या होता है? द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जेड का मीनिंग होता है द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो जैसे मान लो ये वाली यूनिट सेल हम लोग ले लें, एक यूनिट सेल ये भी ले सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया है, इसके भी ट्रांसलेशन से जनरेट हो जाएगा। बट मान लो अभी इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
ठीक है, स्क्वायर पैक्ड अरेंजमेंट है, यूनिट सेल भी स्क्वायर नजर आएगा सबको। तो यहाँ पर एक टर्म डिफाइन किया जाता है Z, जिसको बोलते हैं द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में कितने एटम है, तो आप तो बोल दोगे सर 1 2 3 4 एटम है, बट 4 एटम नहीं है, क्योंकि कोई भी एटम देखिए वो पूरा पूरा यूनिट सेल के अंदर नहीं है। जैसे जैसे इस वाले पार्टिकल को आप अगर कंसिडर करो, ये वाला पार्टिकल कंसिडर करो, तो क्या ये पार्टिकल केवल इस यूनिट सेल में होगा? नहीं, ये वाला पार्टिकल इस वाले यूनिट सेल में भी होगा, ये वाला पार्टिकल इस मतलब इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, है ना। सो इट विल बी शेयर्ड विथ 4 यूनिट सेल्स। ये वाला जो पार्टिकल है वो 4 यूनिट सेल्स के साथ बटा हुआ है। तो इफेक्टिवली ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो जो शेडेड पोर्शन है वो आपको नजर आ रहा होगा, किसी भी यूनिट सेल में जो पार्टिकल है वो एक्चुअली में उसका 1/4 हिस्सा ही प्रेजेंट है। किसी भी पार्टिकल का 1/4 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो Z की वैल्यू जो है इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में कितना एटम है, तो वी विल कैलकुलेट इट एज 4 into 1/4, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, तो इफेक्टिवली देयर इज 1 पार्टिकल इन अ यूनिट सेल। अच्छा, फिर यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे रिलेशन बिटवीन A एंड R। तो ये तो स्क्वायर बना है, रिलेशन बिटवीन A एंड R बहुत सिंपल है, A इक्वल्स टू 2R हो जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एज लेंथ A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 2R। अच्छा, फिर एक टर्म डिफाइन किया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का ज्यादा महत्व 3D में होगा, अभी 2D में अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोई भी पार्टिकल और कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है। तो किसी भी पार्टिकल को आप ले लीजिए, तो किसी भी पार्टिकल के लिए 4 लोगों को टच कर रहा है, तो ये वाला ले लिए तो 1 2 3 4, कोई भी ले लो, इसको ले लो तो 1 2 3 4। So every particle is in contact with 4 other particles and that is why the coordination number is 4। ठीक है, एज लेंथ A इक्वल्स टू 2R है, Z इक्वल्स टू 1 है अगर ये वाली यूनिट सेल मानी है तो प्रिमिटिव वाली। अगर नॉन प्रिमिटिव वाली यूनिट सेल मानी है तो इसके लिए Z 1 नहीं होगा। इस यूनिट सेल के लिए देखिए ये सब 90 90 90 डिग्री होगा, तो इस वाली यूनिट सेल के लिए अगर मैं Z निकालूंगा तो वो 4 into 1/4 प्लस जो बीच वाला पार्टिकल है वो तो पूरा पूरा यूनिट सेल के अंदर ही है, तो 1 into 1, तो Z की वैल्यू 2 आएगी अगर हम ये वाली यूनिट सेल ये वाली ले रहे हैं तो, है ना, नॉन प्रिमिटिव वाली। बट जनरली पढ़ाई प्रिमिटिव वाली से होगी। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि टोटल जो उपलब्ध जगह है, ठीक है, उसमें से कितना फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड है पार्टिकल्स के द्वारा। तो जब हम लोग 3D में जाएंगे तो वहां पे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे वॉल्यूम के टर्म्स में, बट अभी हम लोग क्या है 2D में है, तो 2D में पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग एरिया के टर्म्स में निकालते हैं। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी एक बार फिगर मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ यूनिट सेल का, है ना, पूरा फिगर नहीं बना रहा हूँ, बस छोटा फिगर है बना रहा हूँ। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो बेटा बेसिकली होता है इस तरह से बन गया, राइट, और दिस इज इफ इट इज A then A is equals to 2R और Z इसके लिए 1 है। ठीक है, Z इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो P पैकिंग एफिशिएंसी से बेटर वर्ड होगा, मैं बोलूं पैकिंग फ्रैक्शन। एफिशिएंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। तो पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 2D में क्योंकि बात कर रहे हैं तो एरिया ऑक्यूपाइड, और हमेशा हम लोग यूनिट सेल का ही पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे क्योंकि वो पूरे अरेंजमेंट का यूनिट सेल एक छोटा रूप है, तो जो रेशियो यूनिट सेल में है वही पूरे सॉलिड में भी होगा। सो एरिया ऑक्यूपाइड अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, एरिया ऑक्यूपाइड अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि हम 2D में, अगर यही 3D में होते तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाता। तो कितना एरिया ऑक्यूपाइड है भाई, कोई भी एक पार्टिकल ऑक्यूपाई कर रहा है 1/4, मतलब ये सर्किल का क्वाड्रेंट हो गया ना 90 डिग्री, तो इतने का एरिया कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, πr²/4। और ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं, ऐसे 4 पार्टिकल्स हैं, ये सोच सकते हो आप। ठीक है, सो दिस इज द एरिया ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय a² एंड a इज इक्वल्स टू 2r। तो 2r पुट करोगे तो ये 4r² आ जाएगा। इस रिलेशन की जरूरत पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए ही पड़ती है, इसलिए ये रिलेशन हम लोग यूज करते हैं।
तो बस हो गया ये, है ना। तो यहाँ से अभी देखो क्या हो जाएगा भाई, ये 4 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा आर स्क्वायर कट जाएगा, तो पाई/4 आ जाएगा। पाई/4 को तुम सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग 0.78 के आसपास आ जाएगा। So this is your packing fraction, and if you calculate your packing efficiency, then roughly 78% के आसपास की पैकिंग एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वापस से इस पे आ जाते हैं। 78.5% की हमको पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए कि जितनी भी रोज है वो सब आइडेंटिकल है, मतलब इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे एक और, तो इस तरह से आइडेंटिकल रोज है। ठीक है, सो इसलिए इस अरेंजमेंट को हम लोग ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी बोलेंगे। हर रो एक जैसी है, सो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी बोलेंगे। और 2D में होने वाला ये मोस्ट एफिशिएंट अरेंजमेंट नहीं है। सो अगर 2D के लिहाज से बात करें, सो दिस इज लूज पैकिंग। 2D के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो ये लूज पैकिंग है या ओपन अरेंजमेंट है। लूज पैकिंग को हम लोग, मैंने आपको बताया, हम लोग ओपन अरेंजमेंट भी बोलते हैं। सो स्क्वायर पैकिंग इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इन 2D। ठीक है, इससे अच्छा भी कुछ काम और हो सकता है। वो काम क्या हो सकता है, उसको बोलते हैं हेक्सागोनल पैकिंग। आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अबाउट द हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D। ठीक है, सो हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D। हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D क्या होता है कि पहले तो हमने देखा कि स्क्वायर पैकिंग इन 2D जो है मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ पैकिंग नहीं है। ठीक है, तो 2D में अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ पैकिंग, जिसको हम लोग क्लोज पैकिंग भी बोलेंगे, दैट इज बेसिकली द हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट में कि पहले तो हम लोग 1D वाली क्लोज पैकिंग करते हैं, तो ये सभी बॉल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1D वाली क्लोज पैकिंग हो गई। ऑलराइट, फिर जब हम सेकेंड रो में जाते हैं तो स्क्वायर पैकिंग में हम क्या कर रहे थे कि हम जस्ट इसके नीचे प्लेस कर दे रहे थे दूसरी रो। तो इस बार हमने क्या किया कि दूसरी वाली रो को पहली वाली रो के बीच में जो गैप्स हैं हम वहां पर पुट करते हैं। ठीक है, सो ये जो अरेंजमेंट है, इससे आपको पहले तो नेचुरली फील आना चाहिए कि ज्यादा स्पेस का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और अभी थोड़ी देर में मैथमेटिकली भी ये बात आपको फील आ जाएगी कि इसकी पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है, तो हम फर्स्ट रो से जब सेकेंड रो में गए तो हमने एग्जैक्टली नीचे नहीं रखा जैसा स्क्वायर पैकिंग में कर रहे थे। हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने पहले वाले के गैप्स में उसको पुट कर दिया। जैसे अगर फिगर को अगर देखा जाए तो वहां से और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड दिस बिकम्स वेरी वेरी सिंपल नाउ। तो देखिए ये पहली वाली रो है, पहली वाली रो के गैप में बीच बीच में यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ पे हमने दूसरी रो के पार्टिकल्स को डाला, और दूसरी रो के गैप के बीच में तीसरी रो के पार्टिकल्स को डाला। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं, दूसरे के गैप में तीसरा रो डाल रहे हैं, तो पहला और तीसरा आइडेंटिकल हो जा रहा है। तो पहला और तीसरा जब आइडेंटिकल हो रहा है तो इस टाइप के अरेंजमेंट को पहले तो बोला जाएगा ए बी, मतलब ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, पहला और दूसरा आइडेंटिकल नहीं है, तो ये ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पर जो यूनिट सेल ली जाती है वो जनरली एक हेक्सागोनल यूनिट सेल ली जाती है। आप ये वाली यूनिट सेल भी ले सकते हो रोम्बस टाइप की। ठीक है, बट जनरली ये हेक्सागोनल यूनिट सेल ली जाती है, और इसीलिए इसे हम लोग हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशंस बोलते हैं। एंड दिस इज अ बेटर अरेंजमेंट। ये क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है, यहाँ पे स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अगेन हम पढ़ाई इस वाली यूनिट सेल से करेंगे, बट अगर कोई बच्चा इस वाली यूनिट सेल से भी पढ़ाई करना चाहे और कैलकुलेशन करे तो उसका भी पैकिंग फ्रैक्शन वही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ देखिए, कोई भी पार्टिकल जो है इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ 6 अदर पार्टिकल्स, राइट।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू जो है वो तो हो गई 6 के बराबर। ठीक है, वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 हो गई, क्योंकि कोई भी पार्टिकल को अगर हम लोग लें तो इट इज इन कॉन्टैक्ट विद 6 अदर पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं इसका Z। Z मतलब क्या हो गया, द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। तो Z हम लोग अगर निकालेंगे बच्चों तो Z की वैल्यू आ जाएगी 1 into 1, मतलब ये सेंटर वाले पार्टिकल के लिए, और इन सबको अगर आप देखिए तो ये 120 डिग्री 120 डिग्री 1/3 ऑफ द सर्किल होगा। तो ऐसे 6 पार्टिकल हैं, सो 1 into 1 प्लस 6 into 1/3, सो Z की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस यूनिट सेल के हिसाब से Z की वैल्यू 3 होगी। ठीक है ना, और ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ये ध्यान रखिए। रेगुलर हेक्सागन कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। एक रेगुलर हेक्सागन को हम लोग 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमको पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालना होगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑक्यूपाइड विद इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल एरिया कर देंगे। तो इफेक्टिवली अभी निकाला तो हमने 3 पार्टिकल प्रेजेंट हैं इस यूनिट सेल से, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिवली हमने निकाला था 3 पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो 3 पार्टिकल का एरिया कितना हो जाएगा 3 into πr²। और बेटा ये है एक रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन को 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बराबर बराबर से बांटा जा सकता है। ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बराबर बराबर से बांटा जा सकता है। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में अगर आप इक्वली इसे डिवाइड कर देंगे तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो 2r के बराबर होगा, बिकॉज दीस टू पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट। ये भी 2r है, सब 2r के बराबर। सो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 2r आ गया यहाँ से, और एरिया ऑक्यूपाइड इज 3πr² अपॉन एरिया ऑफ द यूनिट सेल। तो इस पूरी यूनिट सेल का, पूरे हेक्सागन का एरिया लिखना है, तो दिस विल बी 6 into the area of one equilateral triangle, जो कि आई एम श्योर आप जानते होगे √3/4 into a² फॉर्मूला होता है। a की जगह 2r पुट कर दोगे तो लगभग 90.6% इसका आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। यहाँ कितना आया था, 78% आया था। तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैकिंग इन 3D, और फिर उसके बाद ये सब स्टार्ट कर देंगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे।